Hello everyone, welcome back to Study IQ Judiciary. This is me Vasudev Monga. And in today's case we are going to do a recent case of the Supreme Court judgment जो अभी आपका यहाँ पे 2022 में DGS के एग्जाम्स में भी आया गया था. And this question was of the 30 marks. ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे DGS में 30 मार्क्स में मिला था और सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी केस लॉ से आया था. राइट, सुनील तोदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सी एट प्रेजेंट यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो ये पार्ट है डिसऑनर ऑफ द चेक्स, जो चेक बाउंस के केसेस में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली हमने देखा भी है कि डीजीएस के एग्जाम्स में अब मेंस में आने लग गया. प्रीलिम्स के एग्जाम्स में तो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं. नाउ दी ओनली दिस पार्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये आपके डीजीएस में भी आने लगा इन द मेंस पार्ट. और इस बार यहां पे 30 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आया था और वो इसी केस में आया था, सुनील तोदी वर्सेस स्टेट ऑफ द गुजरात. राइट, अब इस केस में ऐसा क्या थी लायबिलिटी जो यहां पे हमारे ऊपर जो इश्यू बनेगा उसकी बात करते हैं. सिंपल सा केस था, बट डीजीएस का क्या करता है, डीजीएस का मेन मकसद होता है कि स्टूडेंट को वहां पे वो कंफ्यूज कर दे कि जो यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो क्या चेक के थ्रू यहाँ पे पूरी की जा सकती है नहीं की सकती. तो लेट्स सी दिस केस, सी सुनील तोदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. सी इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे. एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेंस्ट द अपीलिंग सीकिंग द कॉम्पेंसेशन ऑफ 5,35,68,000 रुपीज. कि भाई ये जो पार्टी थी अपीलेंट ने हमें इतने सारे पैसे देने थे और यहां पे इन्होंने हमें चेक भी इशू किया हुआ है. चेक इशू किया हुआ है. जब चेक यहां पे बाउंस हो गया तो वो लोग यहां पे बैंक में गए, कंप्लेंट फाइल कर दी. जब बैंक में वो चेक डिसऑनर हो गया 138 में यहां पे कंप्लेंट फाइल की कर दी गई. नाउ द अपीलेंट्स, जब ये केस फाइल हो गया, नो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस फाइल हो जाए, बी इट इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बी इट इन द एनी आईपीसी में कोई भी आपने अगर क्रिमिनल ऑफेंस अगर आपके ऊपर केस आ जाए, तो आपका एडवोकेट पहला काम क्या करता है? पहला काम वो यही करता है कि सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देता है टू क्वैश द प्रोसीडिंग्स, कि ये जो केस किया गया है वो बिल्कुल उसको क्वैश कर दो, उसमें कुछ है ही नहीं, प्राइमा फसाई ही कि उसमें केस में नहीं है. सो दिस वाज द एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी. नाउ सी, जो हमारा जो मेन यहां पे आर्ग्यूमेंट है वो अपीलेंट्स का क्या है? वो बोल रहे हैं कि देखिए, जो ये बोल रहे हैं ना कि 5 करोड़ और इतनी वैल्यू जो हमने इनको देना है, जो ये चेक इशू किया गया हुआ, वो एक्चुअली में जो वो चेक था वो पूरा का पूरा सेम लायबिलिटी के ऊपर नहीं था. The appellants argued that a complaint under section 138 of the act would be non-maintainable since the check for rupees 2.67 crore was issued as a security and thus does not represent a legally enforceable debt or liability. क्या बोल रहे हैं ये? वो बोल रहे हैं कि सी, अगर ये एक 5 करोड़ की अगर ये चेक की बात करते हैं कि हमने इनको 5 करोड़ का चेक काट के दिया था, नाउ दैट चेक हैज बीन बाउंस्ड, वो चेक अब बाउंस हो चुका है. ये बोल रहे हैं कि इन 5 करोड़ में से कुछ वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि 2.5 करोड़ रुपया तो था जो हमने इनको एक्चुअली में देना था, दैट इन्होंने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड की. एग्जाम्पल लो कि इन्होंने हमें यहां पे कोई गुड्स प्रोवाइड किए 5 करोड़ के, 2.5 करोड़ के यहां पे गुड्स प्रोवाइड किए हमें पहले, और यहां पे 2.5 करोड़ रुपया अभी हमने देना है, और 2.5 करोड़ के अभी यहां पे गुड्स इन्होंने हमें प्रोवाइड करने हैं. समझ आ रही है बात? 2.5 करोड़ के तो उन्होंने गुड्स प्रोवाइड कर दिए और 2.5 करोड़ के अभी करने हैं, और जब चेक इशू किया गया तो वो 5 करोड़ का ही किया गया. राइट, तो ये अपीलेंट्स यहां पे बोल रहे हैं कि जो बाकी के जो पैसे हैं ना, जो 2.5 करोड़ जो बाकी की अमाउंट ये बोल चेक में बोल रहे हैं कि ये भी इन्होंने देनी है, दैट वाज नॉट गिवन टू क्लियर द डेप्ट, दैट वाज गिवन फॉर एज अ सिक्योरिटी, कि हमने इनको अभी तक कोई भी पैसा देना नहीं था, बट कि ये सिक्योरिटी के लिए दिया था कि अगर हम आपसे और भी गुड्स लेंगे तो आपके पास हमारा एक चेक है. समझ आ रही है बात? सिंपल सी बात है कि दो पार्टीज यहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. क्या वो गुड्स उनको दे रहे हैं, अब थोड़े बहुत गुड्स चले गए, फिर उन्होंने चेक काट के दे दिया. अब जो चेक दिया वो ज्यादा अमाउंट में काट के दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो, जिसमें से कुछ तो उन्होंने पैसे देने थे और कुछ उन्होंने सिक्योरिटी के लिए भी दे दिए कि कल को आपको ये हमें देने पड़ सकते हैं क्योंकि हम आपसे गुड्स बार बार लेते जा रहे हैं. तो ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 138 में जो कंप्लेंट फाइल की गई है, वो जो 5 करोड़ का चेक है वो यहां पे आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये चेक था फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, कि उनमें से जो आधा मनी था वो सिक्योरिटी के लिए था. तो सेक्शन 138 में अब क्वेश्चन क्या राइज होगा कि जो प्रेजेंट लायबिलिटी है, जितने पैसे देने थे, क्या उसी के रिगार्डिंग सेक्शन 138 में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर वो डेप्ट जो फ्यूचर डेप्ट बन जाएगा.
समथिंग विच विल हैपन, क्या उसके रिगार्डिंग भी यहां पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, राइट। तो सी यहां पे क्या हुआ, इशू हमारा क्या बनता है, वेदर द डिसऑनर ऑफ अ चेक फर्निश्ड एज अ सिक्योरिटी इज कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और द नोट। सो सी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई देखिए सेक्शन 138 का मतलब क्या है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसे देने हैं, देयर इज सम डेप्ट है, अब दूसरी पार्टी ने उसको यहां पे चेक दे दिया कि भाई चेक दे दो इनको कि हम बाद में आपको पैसे दे देंगे। तो वो क्या है, वो एक लीगल टेंडर है ना कि हम आपको यहाँ सिक्योरिटी दे रहे हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे। नाउ सी व्हाट इज डेप्ट, डेप्ट इज अ पेक्यूनियर लायबिलिटी, अ सम पेएबल और रिकवरेबल बाय एन एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी डिमांड, right? So this person Lindley LJ in the Webb versus Tennyson defined debt as a sum of the money which is now payable। एक तो वो मनी जो कौन सा डेप्ट जो अभी हमने पे करना है, और will become payable। डेप्ट क्या होता है, क्या डेप्ट वही होता है जो अभी हमने पैसे देने हैं, या फिर वो भी होगा जो पेएबल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, एक तो जो अभी अपने पैसे लेने हैं, एक वो है जो यहां पे पैसे लेने बाद में पड़ सकते हैं। सो डेप्ट इंक्लूड्स बोथ विच इज नाउ पेएबल एंड विल बिकम पेएबल इन द फ्यूचर बाय रीजन ऑफ द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जिसको हम बोलते हैं डेबिटम इन प्रेजेंटी सॉल्वेंडम इन फ्यूचरो, विच मीन्स हियर अ प्रेजेंट डेप्ट इज टू बी डिस्चार्ज्ड इन द फ्यूचर, कि जो आज का डेप्ट है, जो प्रेजेंट डेप्ट है, वो फ्यूचर में भी डिस्चार्ज किया जा सकता है, राइट। तो सी standing alone the word debt is as applicable to a sum of money which has been promised at a future date as to a sum would now become due and payable। if we wish to distinguish, कि अगर हम इन दोनों को distinguish करना चाहें तो क्या है, एक तो है भाई between the two we say the former debt is a debt owing and the later is a debt which becomes due। एक तो है जो आज आप ओव कर रहे हो कि भाई मैंने उस बंदे से 100 रुपया लेना है, वहां पे मैंने उसको 100 रुपये का एक कुछ भी गुड सप्लाई किया और मैंने उससे 100 रुपया लेने हैं। ये तो आगे होगा आपका जो विच इज द डेप्ट विच इज ड्यू, राइट। एक हो गया आपका जो यहाँ पे डेप्ट अभी आपने देने हैं, अभी आपने गुड्स देने हैं, विच विल बिकम ड्यू इन द फ्यूचर, वन इज विच इज डेप्ट विच यू ऑन द राइट नेट एंड वन इज डेप्ट विच बिकम्स ड्यू। तो इन दोनों को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मेन इशू उठ रहा था कि जब चेक हम देते हैं तो क्या हम जो फ्यूचर डेप्ट के लिए चेक इशू कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। क्या उसी चेक को हम बैंक में आके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या बैंक उस चेक को डिसऑनर कर सकता है, क्या उस चेक के ऊपर सेक्शन 138 में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है या नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि यस, जो चेक होता है, कोई भी मनी होती है, वो यहां पे मेन काम क्या करती है, वो सिक्योरिटी का ही तो करती है। मेन काम तो हम यहां पे सिक्योरिटी का ही तो करते हैं। तो दस द कोर्ट नोटिस दैट द डेप्ट ऑल्सो इंक्लूड्स अ सम ऑफ मनी promised to be paid on a future day by reason of a present obligation। A post-dated check issued after the debt has been incurred would be covered by the definition of the debt। However, अगर कोई डेप्ट ऐसा है जो कि कॉन्टिंजेंट डेप्ट है, कि अगर वहां पे उस तरह के गुड्स आपके पास आ गए, अगर आपने मुझे 5 kg ऑफ द राइस भेज दिए फॉर सम पर्टिकुलर क्वालिटी उस तारीख तक, उसी डेट तक, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टिंजेंट डेप्ट, दैट इज नॉट येट ड्यू। जिसके ऊपर पहले कई कंडीशन आ गई वो तो अभी तक ड्यू नहीं है ना, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे सेक्शन 138 में यहाँ पे कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते अगर उसका यहाँ पे चेक इशू किया हुआ है। बट वहीं पे अगर हम बात करें जहां पे जो कॉन्टिंजेंट डेप्ट नहीं है बट द फ्यूचर डेप्ट है, जो फ्यूचर डेप्ट है जो आपको बाद में देना होगा क्योंकि हम आपको यहाँ पे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द डेप्ट। सी whether section 138 only covers a debt that exists on the date of drawing of the check or not। See यहां पे जब हम section 138 की बात करते हैं, whenever we read, वहां पे लिखा क्या है, section 138 clearly लिखता है any debt or other liability, any debt or other liability। ये जो other liability है, क्या इसमें कोई सिक्योरिटी का चेक नहीं इशू हो सकता? क्या हम यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का चेक इशू नहीं कर सकते? इसमें कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट विल बी कवर्ड इन द सेक्शन 138 मींस अ लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट और अदर लायबिलिटी। Parliament has used the expression debt or other liability। The expression other liability must have a meaning of its own। The legislature having used two distinct phrases, the expression or the other liability has a content which is broader than a debt and cannot be equated with the latter, right? तो सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहां पे हमें जब पेपर में लिखना होगा,
अब ये तो आपको पता लग गया कि अगर कोई सिक्योरिटी का चेक है, इवन तो अभी तक गुड्स सप्लाई नहीं किया गया, चेक यहाँ पे सिक्योरिटी का दिया गया था, उसके रिगार्डिंग भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? रीजनिंग भी तो लिखो उसकी। तो अभी हम क्या जाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो सेक्शन 138 के आगे वाले जो भी प्रोविजंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, कि ये जो डिसऑनर चेक को हमने यहाँ पे क्रिमिनली लायबल कर दिया, क्यों कर दिया? उसका कोई ऑब्जेक्ट तो होगा। So the object of the negotiable instrument act is to enhance the acceptability of the check and inculcate faith in the efficiency of the negotiable instruments. मेन यहाँ पे क्या है कि जो चेक है, जो यहाँ पे हम लीगल टेंडर की तरह यूज करते हैं, एक दूसरे को आगे नेगोशिएट करते हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, सो दैट जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है वो इजी रहें, लोगों को एक दूसरे पे फेथ रहे कि अगर एक बंदा हमें चेक दे रहा है तो उसके बिहाफ पे हम कल को अगर ये पैसे ना देगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट जल्दी से जल्दी रिलीफ देगा। और अगर हमने एक सिक्योरिटी चेक को यहां से निगलेक्ट कर दिया कि जो चेक अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था, तो यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है क्या चेक का? सो दैट आप में अगर एक कमर्शियल डीलिंग्स में एक ट्रस्ट बेस रहे कि भाई अगर मैं उस बंदे से डील कर रहा हूं, अभी तक पैसे नहीं दिया बट उसने मुझे चेक दे दिया, तो मैं उसके खिलाफ कभी भी पैसे ले सकता हूं, राइट। द ट्रू पर्पस ऑफ सेक्शन 138 वुड नॉट बी फुलफिल्ड इफ डेब्ट और अदर लायबिलिटी इज इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड ओनली अ डेब्ट दैट एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ द ड्राइंग ऑफ द चेक। जिस दिन आपने वो चेक को ड्रॉ किया, जिस दिन वो चेक ड्रॉ किया, उस दिन जितनी लायबिलिटी थी, क्या आप सिर्फ उसी को लिखोगे या वो भी लिख सकते हो जो आपकी लायबिलिटी कल को हो जाएगी? आज मैंने आपको यहां पे 2 करोड़ रुपए देने हैं, क्या मैं चेक में यहां पे 4 करोड़ लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि कल को मुझे आपको देने होंगे? तो हम लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे 4 करोड़ का चेक कट रहा हूं और बाद में आप वो बैंक में लेके जा रहे हो और वो डिसऑनर हो रहा है, देन यू कैन फाइल द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 of the Negotiable Instrument Acts, right? So a check may be issued to facilitate a commercial transaction between the parties, where acting upon the underlying purpose, a commercial arrangement between the parties has fructified, as in the present case, जहां पे क्या था, इस present case में क्या हुआ था, supply of the power हुआ था, कि जो पावर यहां पे सप्लाई की जा रही थी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, और वहां पे आधी पावर तो सप्लाई हो चुकी थी जिसके रिगार्डिंग चेक कट किया गया था, और बाकी अभी सर्विस प्रोवाइड करनी थी। बिकॉज यहां पे अब रीजनिंग क्या लिखोगे आप? रीजनिंग में आप लिखोगे एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड द कमर्शियल डीलिंग्स, जो हमारा जो ईज ऑफ द बिजनेस इंडेक्स है उसकी डीलिंग्स के रिगार्डिंग लिखेंगे। द फैक्ट दैट अ चेक इज लेबल्ड एज अ सिक्योरिटी डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट means to satisfy a legally enforceable debt. So I hope आपको ये केस समझ आ गया होगा कि अगर आप एक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए चेक इशू कर रहे हो, that also will make you liable under section 138 if you are not paying the amount in the future, right? Now I should tell you here कि स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए यहाँ पे एक कोर्स लेके आया विच इज जुडिशरी महापैक, अनदर इज आवर स्मार्ट कोर्स। जुडिशरी महापैक में वी कवर द सिलेबस ऑफ द 16 स्टेट्स, हम 16 स्टेट्स का पूरा सिलेबस कवर करते हैं, एंड यू कैन बाय दिस ओनली इन 13,999। आप 13,999 में ये कोर्स बाय कर सकते हो बाय अप्लाइंग द डिस्काउंट कोड DEV देव। ये कोड यूज करें आप देव और इसको बाय कर सकते हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द स्मार्ट कोर्स, अगर आप स्मार्ट कोर्स बाय करना चाहते हो, देन यू कैन बाय इट ओनली 9,999। स्मार्ट कोर्स में क्या होगा, आपको किसी एक पर्टिकुलर की स्टेट की तैयारी करवाई जाएगी। लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली, तो आप दिल्ली का यहाँ पे सिलेबस खरीद सकते हो, पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा, मेजर लॉस, माइनर लॉस, लीगल जीके जो भी होगी उसका, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग। और अगर आप महापैक खरीदोगे तो आपको 16 स्टेट्स का पूरा सब कुछ कवर करवाया जाएगा, माइनर मेजर जो भी आपको वहां पे कवर होगा सब कुछ आपके सिलेबस में, राइट। तो आप ये डिस्काउंट कोड यूज करें DEV दे, एंड यू कैन बाय दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।